हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू अवर चैनल रिस्टार्ट इंडिया क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है भारत निर्वाचन आयोग। दोस्तों, यह टॉपिक आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में कितना ही चर्चित टॉपिक बन चुका है। दोस्तों, यह सोशल मीडिया में नहीं, हमारे देश के लिए, एक लोकतंत्र के लिए, भारत के भविष्य के लिए, साथ ही साथ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। तो यह उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, भारत की संसद से लेकर भारत के प्रत्येक राज्य, शहर और सोशल मीडिया में एक नारा वायरल हो रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तो दोस्तों, यह आरोप विपक्ष द्वारा मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन पे लगाया जा रहा है कि जो मोदी सरकार है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोटों की चोरी कर रही है और सरकार बना रही है। तो दोस्तों, यह आरोप कहाँ तक सही है और क्या यह आरोप गलत है? यदि सही है तब भी इस पे जांच कमेटी बिठाई जानी चाहिए, यह गलत है तब भी इस पे जांच कमेटी बिठाई जानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यह आरोप गलत है तो हमें विपक्ष को ये ध्यान रखना चाहिए। यह इतना बड़ा जो आरोप लगा रहा है ये सिर्फ मोदी सरकार पर नहीं, इलेक्शन कमीशन पर नहीं, बल्कि हर एक वोटर मतदाता पर लग रहा है जिन्होंने वोट देके सरकार को चुना है। तो आप उन पे भी, एक लोकतंत्र पे भी सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है। साथ ही साथ यह आरोप यदि सही है तो हमारा इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? यह एक इलेक्शन कमीशन दोस्तों एक संवैधानिक बॉडी है। इनका एक कार्य ये है कि एक निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाए और एक ऐसी सरकार का चयन करे जो भारत के रिसोर्सों को अच्छे तरह से उपयोग करके भारत के भविष्य को आगे ले जाए और उसका भविष्य को खतरे में होने से बचाए। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम भारत निर्वाचन आयोग में देखेंगे तो इसका सामान्य परिचय का देखेंगे, फिर इसकी संरचना के बारे में देखेंगे, नियुक्ति की चर्चा करेंगे, कार्यकाल के बारे में देखेंगे, वेतन भत्ते को पढ़ेंगे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसे हम आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। इनके कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह मुद्दा इतना बढ़ गया है कि विपक्ष, हमारे जो वर्तमान प्रमुख है, मुख्य चुनाव प्रमुख ज्ञानेश कुमार जी, इनको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाने का सोच रहे हैं या फिर ला सकते हैं। तो हम वह प्रक्रिया को भी समझेंगे और साथ ही मुख्य तथ्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है सामान्य परिचय। तो दोस्तों, भारत का सामान्य परिचय में देखें तो भारत निर्वाचन आयोग क्या होता है, इसकी क्या मतलब कि यह है क्या। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु एक संस्था है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि जो भारत में जो चुनाव होते हैं वो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा ही कराए जाते हैं। दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसकी स्थापना भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका वर्णन किया गया है। इसी के तहत इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो दोस्तों, इस हिसाब से इसका वर्णन जब संविधान में किया गया है तो यह एक संवैधानिक बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है। तो दोस्तों, एक चीजें हमें यह भी याद रखना है कि यह एक संवैधानिक निकाय है या फिर एक कानूनी निकाय है। तो दोस्तों, यह एक संवैधानिक निकाय है और साथ ही साथ इसका वर्णन भाग 15 में किया गया है, अनुच्छेद 324 से 329 तक किया गया है। साथ ही एक इम्पोर्टेंट डेट भी याद रखना है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। दोस्तों, इसकी मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें तो ये नई दिल्ली में है। वहीं हम वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो हमारे ज्ञानेश कुमार अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसके साथ में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं। तो मुख्यतः देखें तो 3 त्रिस्तरीय संस्था है। तो दोस्तों, आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे। संरचना, तो संरचना में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 2 अन्य न्यायाधीश होता है। यही 3 लोग कंट्रोल करते हैं पूरे चुनाव को। इनके साथ में और भी जो अन्य अधिकारी होते हैं वह पूरा चुनाव को करवाते हैं। तो दोस्तों, यह जो त्रिसदस्यीय संस्था है ये 1993 से 3 सदस्यीय संस्था रही है,
क्योंकि दोस्तों जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसके बाद ये जो बॉडी बनी थी तब 1950 से लेके 1989 तक यानी कि 1990 तक एक सदस्यीय संस्था रही थी। उसके बाद फिर और बैन किया गया और वापस इसको दोस्तों इसको बढ़ाकर 3 सदस्य कर दी गई थी। उसके बाद एक बार फिर इसको 1 सदस्य कर दिया गया था और लेकिन 1993 से अब तक 3 सदस्यीय संस्था यानी कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। वही दोस्तों इसकी नियुक्ति की बात करते हैं तो नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। साथ ही 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। दोस्तों इनके कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहता है। दोस्तों याद रखिएगा 6 वर्ष है न कि 5 वर्ष, ठीक है। और 65 वर्ष से मतलब कि ये 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं और 6 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे इनकी बात करें तो वेतन भत्ते की बात करें तो इनको वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिया जाता है न कि राज्य की संचित निधि से। और इनका वेतन कितना होता है, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनका वेतन होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी MPPSC में पूछा गया था, हो सकता है आगे भी जाकर इसे पूछा जाए। तो याद रखिएगा भारत की संचित निधि का वेतन भत्ते दिए जाते हैं। साथ ही इनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनका वेतन होता है, न कि मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। न्यायाधीश के समान इनका वेतन होता है। वहीं आगे बात करें हम इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करते हैं जो भाग 15 में 324 से 329 तक इसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों क्या है, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। सुनाओ काका नया, ठीक है। सु से संरचना को याद रखना है। इसमें 324 में अनुच्छेद 324 में संरचना का वर्णन किया गया है। संरचना के साथ इसकी नियुक्ति का वर्णन भी 324 अनुच्छेद में किया गया है। कार्य भी 324 अनुच्छेद में, साथ ही साथ हटाना। दोस्तों यह टॉपिक जो आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हटाने की प्रक्रिया भी विपक्ष पार्टी द्वारा लाई जा रही है। तो हटाने की प्रक्रिया भी 324 के भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो से आप याद रखिएगा संरचना के साथ साथ नियुक्ति, कार्य और हटाना 324 अनुच्छेद में किया गया है। आगे चले 325 अनुच्छेद। तो 325 अनुच्छेद में नामावली तैयार करना, इसकी मतदान एवं मतदाता की नामावली तैयार करने का उल्लेख अनुच्छेद 325 में किया गया है। फिर आगे चले दोस्तों अनुच्छेद 326। तो 326 में वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचन किया जाएगा, अर्थात 18 वर्ष की एज जिसकी कंप्लीट हो चुकी है वह मतदान के लिए मतदान कर सकता है। तो दोस्तों निर्वाचन किसके द्वारा होता है, वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। यानी कि अनुच्छेद 326 में किया बताया गया है कि भैया जो मतदान किया जाएगा वो वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाएगा। साथ ही हम 327 और 328 की बात करें तो इसमें दोनों में कानून बनाने की बात की गई है। कानून किसके लिए दोस्तों, तो कानून जो चुनाव के लिए बनाया जाता है और यह अलग अलग केंद्र के लिए और मतलब कि पूरे भारत के लिए और साथ ही राज्य के लिए कानून बनाए जाते हैं। जो केंद्र में कानून बनाया जाता है वो संसद द्वारा बनाया जाता है, वहीं राज्य के लिए कानून बनाया जाता है वो विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। तो जो केंद्र में कानून बनाया जाएगा वो 327 के अनुच्छेद के तहत बनाया जाएगा, वहीं राज्य में बनाया जाएगा वो 328 अनुच्छेद के तहत बनाया जाएगा। वहीं केंद्र में संसद बनाएगी और राज्य में विधानमंडल बनाएगी। वहीं आखिरी अनुच्छेद देखिए दोस्तों 329 अनुच्छेद। तो इसमें बताया गया है कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, अर्थात जब भी कोई निर्वाचन प्रक्रिया होती है तब न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय है वह हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं दोस्तों, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल का चुनाव कराना। दोस्तों याद रखिएगा जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति का चुनाव, साथ ही साथ संसद का और विधानमंडल का जो राज्य की विधानमंडल होती है उसका चुनाव का दायित्व हमारा भारत का निर्वाचन आयोग वहन करता है। वहीं पंचायत व नगर पालिका या फिर नगर निगम या स्थानीय चुनाव की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की नहीं होती, बल्कि यह राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, तो यह नोट में मैंने लिख दिया है। वहीं आगे बात करें तो चुनाव क्षेत्र का सीमांकन किया जाता है,
मतदान सूची तैयार भी भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। आचार संहिता लागू भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। आचार संहिता को दोस्तों कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है और यह एक नियमावली होती है जो हमारे नेताओं को भी माननी होती है और आम नागरिकों को भी, क्योंकि इससे चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से किया जा सके। फिर आगे चलते दोस्तों, राजनीतिक पार्टी को मान्यता देना। ठीक है, जैसे कांग्रेस को, बीजेपी को जो मान्यता मिलती है वह भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाती है, और भी छोटी जो भी अलग राष्ट्रीय पार्टी या फिर क्षेत्रीय पार्टी उसको मान्यता इन्हीं के द्वारा दी जाती है। वहीं चुनाव विवाद की जांच करना दोस्तों, जब भी हम चुनाव में जब गड़बड़ियां हो जाती है, कोई भी विवाद उत्पन्न होता हो, तब भी चुनाव की जो जांच करता है वह भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है, उनके द्वारा ही जांच की जाती है। तो एक कार्य ये भी हो गया। फिर राजनीतिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ठीक है, तो इतने सारे इनके कार्य होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों पद रिक्ति या फिर हटाना। तो पद रिक्ति की बात करें तो पद रिक्ति कब कब हो सकती है दोस्तों, या तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त तो स्वयं से त्याग पत्र दे दे किसको, राष्ट्रपति को, तब उनकी पद रिक्ति हो सकती है। या फिर हटाना होता है, तब क्या क्या किया जाता है दोस्तों, तो हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जब हटाना होता है तो राष्ट्रपति हटाता है, और इसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे हम देखेंगे। और जब अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उन्हें हटाने के लिए केवल और केवल सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहते हैं, उनकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति हटा सकते हैं। यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए तो एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो यह प्रक्रिया होती है, और इसके लिए भी दोस्तों यह प्रक्रिया हम देखेंगे। वही जो अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कभी बोल देता है कि इनमें से ये व्यक्ति सही से जम नहीं रहा या फिर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो वह इनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, और कारण क्या होना चाहिए, तो साबित कदाचार या फिर दिवालिया। अब देखते हैं दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो राष्ट्रपति हटाते हैं, तो इसके लिए प्रक्रिया क्या होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो हटाने की प्रक्रिया होती है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। ठीक है, एक चीज ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और अनुच्छेद 324 के भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है। क्या दोस्तों, क्या होता है इसमें, तो इसमें प्रस्ताव लाया जाता है संसद में या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी द्वारा इस हेतु प्रस्ताव लाया जा सकता है। वहीं इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यह प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। जब यह प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होता है, जब यह दोनों सदनों में जाता है, जब एक सदन पास कर लेता है तो दूसरे सदन पास भेजता है, जब दूसरा सदन भी यह पास कर देता है, तब राष्ट्रपति द्वारा अंतिम मंजूरी दी जाती है। और जब राष्ट्रपति अंतिम मंजूरी देते हैं, तब से ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त हट जाते हैं। और हम दोस्तों देख लेते हैं इसके अन्य तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रथम चुनाव आयुक्त देखें तो पुरुष में सुकुमार सेन रहे हैं, वही महिला में वी.एस. रमा देवी प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुकी है। ठीक है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता की आयु क्या रहती है दोस्तों, तो 18 वर्ष होती है। यह 61वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा किया गया। दोस्तों इससे पहले जब यह संशोधन नहीं हुआ था, इससे पहले 21 वर्ष मतदाता की आयु हुआ करती थी। ठीक है, फिर प्रथम आम चुनाव कब हुआ दोस्तों, तो ये एक डेट याद रखिएगा, 1951 और 52 में प्रथम आम चुनाव हुआ। वही ईवीएम का फर्स्ट प्रयोग कब किया गया, तो प्रथम प्रयोग केरल में 1982 में किया गया। दोस्तों यह भी एक क्या है कि यह भी बहुत ही इस पे भी बहुत सवाल खड़े हुए हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, तो दोस्तों यह प्रक्रिया है, तो यह पहले भी अपनाई गई है। क्या किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया गया है, नहीं दोस्तों, अभी तक इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। लेकिन एक बार अपनाया गया था नवीन चावला के लिए, लेकिन यह प्रक्रिया किसी सबूत ना होने के कारण यह निरस्त हो चुकी थी बीच में। तो दोस्तों आई होप आपको यह टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। कैसा लगा यह टॉपिक आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ हम आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। ठीक है,
तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।